होगी शुरू। ओके, अभी देखिएगा मैं आपको जो मैंने कल टॉपिक शुरू किया था, मतलब डिस्कस किया था, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था। डीएनए की स्ट्रक्चर शुरुआत हुई थी न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड डिस्कस किए थे, स्ट्रक्चर उनकी बता दी थी, क्वेश्चंस भेज दिए थे। मैंने जो आपको डिटेल भेजी हैं, मतलब मैंने आपको 2-3 वीडियो लेक्चर भेजे हैं और नोट्स भेजे हैं, वो पूरे टॉपिक के हैं। और अभी मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं किया था, तो आज मुझे वीडियो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी भेज चुका हूँ। नोट्स भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भेज चुका हूँ। वो जो भेजा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, जरा उसको समझिएगा क्या है। लक्षिता आ गई हैं, उन्नति सिंह आ गई हैं, चलिए गुड। चलो ध्यान से पढ़ो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने आपको बता दिया था, ये भी बता दिया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक, अब डिस्कस करते हैं कि डीएनए कैसे बनता है, ठीक है ना, या आरएनए कैसे बनता है, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस, मैं हेडिंग लिख रहा हूं यहां पर आपको, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, इसे पढ़ने के लिए हमें देखना है डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे सामने आती है। आप लोगों को पता है कि लास्ट टॉपिक पर जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि हाँ, लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन किया था वो ये था कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। आप कह सकते हो डीएनए या आरएनए, कोई भी चेन, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑलवेज पॉलीमराइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इस पर क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज में भी पूछा गया है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की जो डायरेक्शन है, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय, एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कौन बनाता है, कौन कैटलाइज करता है, डीएनए या आरएनए, पॉलीमरेज एंजाइम, बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, कल भी, लास्ट टाइम पर भी, कि डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एक लंबी सी मोतियों की माला है। जैसे उस लंबी सी माला में बहुत सारे मोती एक के बाद जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है, ऐसे ही डीएनए आरएनए की चेन बन जाती है हमेशा 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इन मोतियों को जोड़ने का काम जो करता है वो डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए के जब मॉलिक्यूल बनेगा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए का जब मॉलिक्यूल बनेगा डीएनए पॉलीमरेज। हमेशा एक ही समय, दोनों का मोड ऑफ एक्शन, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये जो पूरी चेन बन के आई, ये डीएनए आरएनए की चेन है, दैट्स कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें मोती है। अब मोती क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अभी वो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कोई एडेनिन, कोई थाइमिन, कोई ग्वानिन, कोई साइटोसिन। तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन एक्चुअली नाइट्रोजन बेसेस है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी नाइट्रोजन बेस, पूरे न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट तो हमेशा सेम रहते हैं जितने भी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। फर्क सिर्फ किस चीज का है, फर्क है नाइट्रोजन बेस का। सो नाइट्रोजन बेसिस के आधार पर ही हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहां पर मैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा हूं। लेट अस सपोज ये एक चेन मैंने बनाई, यस, इट्स अ 5 प्राइम एंड इट्स अ 3 प्राइम एंड, ये एक चेन है, ठीक है। अब इस चेन में ये मैंने डायरेक्शन बताई। अब यहां पर मैंने शो किया ये न्यूक्लियोटाइड, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट शो कर रहा हूं, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स। ये मोतियों की एक लंबी सी माला है जिसमें ये अलग अलग मोती हैं। अब ये मोती अलग अलग हैं,
सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर A है, T C C G T A C G T C C G A C G, ये एक सीक्वेंस है। अब ये क्या है, ये सब वैसे तो आप देखें न्यूक्लियोटाइड मतलब बेसिकली ATGC ये तो नाइट्रोजन बेसिस है, लेकिन इन न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन में जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है वो एक्चुअली नाइट्रोजन बेसिस से इंडिकेट होता है। आपको लास्ट टर्म का अगर ध्यान आ रहा हो, इस तरह से चीजें बताई थी, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड बताया था एल शेप, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बताया था, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है ना। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप, सब में यहां पर फॉस्फेट ग्रुप था, ठीक है ना, और यहां पर था शुगर, ठीक है। अब इनके बीच में देखिएगा ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। नाम आपको पता है कौन सा बॉन्ड है, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, टेक योर टाइम, रिलैक्स। ये शुगर है, ये शुगर का इधर 5 प्राइम एंड है, जहां से फॉस्फेट ग्रुप का OH जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है ना, फॉस्फो एस्टर लिंकेज। ये आप देखिएगा सेम 5 प्राइम एंड। अच्छा, इसका ये वाला किनारा जो है वो हो गया 3 प्राइम एंड, इसका ये वाला किनारा हो गया 3 प्राइम एंड, इसका ये वाला किनारा हो गया 3 प्राइम एंड, क्योंकि इससे अगला चेन जुड़ेगा, ठीक है। अभी यहां पर इस फॉस्फोरस से ये बॉन्ड बन गया, इस शुगर का और फॉस्फेट का ये वाला बॉन्ड बन गया, तो ये तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज है पहले किनारे की, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है दैट्स कॉल्ड फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि 2 एस्टर बने हुए हैं भाई, एक ये, तो इसका OH इस शुगर के OH से रिएक्शन करता है फॉस्फोरिक एसिड, तो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बन जाता है। तो 5, एक किनारा 5 हो गया, ये 3, फिर इसका ये 5 हो गया, फिर ये 3, फिर इधर ये 5 हो गया, फिर इधर ये 3 हो गया, ये इधर आएगा, ये 5 हो गया, ये 3, इस तरह से चेन बनेगी आगे को। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पर यहां नाइट्रोजन बेस है, सपोज करो यहाँ एडेनिन है, सपोज करो यहाँ एडेनिन है, यहाँ ग्वाइनाइन है, यहाँ थाइमिन है, ये बॉन्ड ये बन गया, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इट्स अ कंप्लीट चेन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, देखिएगा ये है नाइट्रोजन बेस, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये कहलाती है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड चेन में शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाती है एक स्ट्रेट लाइन में, और ये है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस बेसिस डायरेक्टेड एट एन एंगल, मे बी राइट एंगल, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली राइट एंगल ही होगा, बट एक एंगल पर डायरेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में मैंने इस पूरी स्ट्रक्चर को यहां रिप्रेजेंट किया। ये ए का मतलब ये एडेनिन यहां जुड़ा हुआ है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, इट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है भाई। ऐसे ही दूसरा, तो इन न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से जो पूरी चेन बनी दैट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इन्हें पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में शुगर फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजन बेस जो है वो एक एंगल पर डायरेक्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर। अब मैंने ये
चेन बनाई, दैट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये मैंने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ही पड़ जाता है, डीएनए आरएनए ये चेन बन गई। अब बात करते हैं हम डीएनए की, क्योंकि मैं यहां स्ट्रिक्टली आपको बताने जा रहा हूं बेसिकली डीएनए, मैं यहां आपको बता रहा हूं डीएनए एक्चुअली। अब देखिएगा जो मैं डीएनए है डिस्कस कर रहा हूं आपसे, तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, यू नो दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इट इज, आप जानते हैं डीएनए जो है होता है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब देखिएगा डीएनए की दूसरी चेन कैसे बनती है, ये रही एक चेन, ठीक है, ये मैंने यहां शो किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए इस चेन को मैंने रिवर्स कर दिया, मैसेज आया आगे। You have finished your requested live session timings. हाँ भाई बच्चों, ठीक है, क्लास कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अटक तो नहीं क्लास आपकी चल रही है रेगुलर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्लास में? अनंत चांदना, यस सर, ठीक है, ओके, चलो भाई। तो अब मैंने क्या किया, देखिएगा एक चेन और बनाई डीएनए की, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बिल्कुल ऐसी बनी। मैंने यहां पर देखो न्यूक्लियोटाइड बनाए, ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये भी, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के से जुड़कर बनी हुई एक चेन ये है। लुक एट, ठीक है ना। अब इसकी लेबलिंग करते हैं। देखो यहां जो नाम है, अब यहां ए है तो यहां टी है तो ए, सी है तो जी, सी है तो जी, सी ए टी टी जी सी ए जी जी सी टी जी सी। अब ये जो मैंने बनाया बच्चों, ये तो आपको पता होगा, जब 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है पहले भी, कि डीएनए की जो दो चेन होती हैं, डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड उसमें दो चेन होंगी, तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, और वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ी होंगी, उनके न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे। एंड यू नो दैट कि एक चेन का एडेनिन दूसरे चेन के थाइमिन से एंड वाइस वर्सा, और एक चेन का ग्वानिन दूसरी चेन के साइटोसिन से एंड वाइस वर्सा, इस तरह से जुड़ जाती है। यू नो दैट मींस बोथ द चेन्स ऑफ डीएनए, बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए या बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि देयर इज ऑलवेज एडेनिन बॉन्डेड विद द थाइमिन एंड थाइमिन ऑलवेज बॉन्डेड विद द एडेनिन, सेम ग्वानिन ऑलवेज बॉन्डेड विद द साइटोसिन एंड साइटोसिन ऑलवेज बॉन्डेड विद द ग्वानिन। क्यों करते हैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। ये आपको पता है, इस फीचर को हम कॉम्प्लीमेंटरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरिटी। कि जब किसी डीएनए चेन में एक न्यूक्लियोटाइड जैसे एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से जुड़े या थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़े विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेम ग्वानिन साइटोसिन से जुड़े या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़े विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस जॉइनिंग को, इस असेंबलिंग को या इस अरेंजमेंट को हम कॉम्प्लीमेंटरिटी कहते हैं। बिकॉज देयर इज ऑलवेज, ऐसा नहीं हो सकता कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन की बजाय एडेनिन जो है वो थाइमिन की बजाय साइटोसिन से जुड़ जाए, या साइटोसिन ग्वानिन की बजाय एडेनिन से जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ फिक्स पैटर्न। Adenine always bonded with the thymine with the 2 hydrogen bonds, and guanine always bonded with the cytosine with the 3 hydrogen bonds, and vice versa. तो ये जो फीचर है, ये जो यूनिकनेस है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरिटी। समझे? तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंटरिटी। अब पॉइंट आता है कि ये जो चेन है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वाली चेन तो 5 to 3 बन गई, दैट्स ओके, लेकिन ये चेन तो 5 to 3 आपने, ये तो 3 to 5 दिखाई दे रही है।
तो अब यहां ध्यान रखना कि जो डीएनए की ये दो चेन है, जैसे मान लो ये डीएनए है बच्चों, ये डीएनए, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड होगी, दिस इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड बाय 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। जो दूसरी चेन है डीएनए की वो भी 5 to 3 ही बनती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो 3 to 5 बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है वो हमेशा 5 से 3 की दिशा में ही बनता है। ये क्यों आ रहा है? हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, ओके 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 सबका, चलिए शुरू करते हैं क्लास। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी भैया, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए देखिएगा, ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था, ये जो पॉलीमरेज चेन है, तो मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था। देखिए, जैसे सपोज करो डीएनए की ये दो स्ट्रैंड है, दो चेन है, ठीक है, दोनों चेन, दिमाग में याद रखिएगा, दोनों चेन हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनती हैं। मतलब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोज आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन द 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली। भले ही आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा हो, लेकिन बनेगी ये भी 5 to 3 में ही। बनने के बाद जब ये डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा तो ये चेन ऐसे एंटी पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंटी पैरेलल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। डीएनए की स्ट्रक्चर के दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या? बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की उल्टी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक 3 to 5 और एक 5 to 3 बने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमेशा, ये दोनों ही चेन हमेशा 5 to 3 बनेगी, लेकिन जब आपस में आकर असेंबल होंगे और डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, इन दैट केस इट बिकम्स रिवर्स, तब ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो चेन है देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं द टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी कि टू स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के, आर ऑलवेज, ये हमेशा एक दूसरे के लिए एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक यूनिक सा फीचर यहां देखने को मिला कि दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के, वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल में अब देखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जैसे ये एटी है, इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां तीन, यहां देखिएगा ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां दो, यहां दो, ये तीन, फिर से 3, 2। सो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर बन गई। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ऐसे बनती है, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होकर डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इस तरह से बना देती हैं। बोथ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, तो यहां पर देखिएगा डीएनए के ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले फोर्स कौन से हैं? स्टेबलाइजिंग फोर्स, ये है डीएनए के स्टेबलाइजिंग फोर्स। देखिएगा, दो स्टेबलाइजिंग फोर्स है डीएनए में। एक तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और दूसरा हो गया ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, जो ये बेस पेयर, दिस इज कॉल्ड, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हो गया एक प्रकार का बेस पेयर, दैट्स अ बेस पेयर, है ना। तो ये बेस पेयर, फिर ये बेस पेयर, इन बेस पेयर के बीच में यहां लगते हैं एक फोर्स, जिसे कहते हैं बेस स्टैकिंग फोर्सेस। क्या बोलते हैं? बेस स्टैकिंग फोर्स। तो दूसरा हो गया बेस स्टैकिंग फोर्स। ये दो नाम हो गए।
तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे डीएनए की ये दो चेन है, इन दोनों चेन के बीच में ये बेस पेयर, एक बेस पेयर ये, क्योंकि आप देख सकते हैं ए टी जी सी टी ए ये सब मिलकर एक पेयर बनाते हैं, जैसे बेस पेयर, ये एक बेस पेयर है, ये तो एक चेन में न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जब दो चेन जुड़कर पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया तो उसमें जो जोड़ा बना न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट्स कॉल्ड अ बेस पेयर। इतना समझ में आती है। और पूरे डीएनए की लंबाई हम बेस पेयर्स के नंबर से कैलकुलेट करते हैं, है ना। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। कहीं अगर सिंगल स्टैंडर्ड जैसे मैंने शुरू वाले लेक्चर में बताया था तो हम न्यूक्लियोटाइड के नंबर से उसकी लंबाई को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर डीएनए जो है वो पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड जैसे है तो उसमें हम बेस पेयर के नंबर होते हैं। अब ये पूरे की डीएनए की लंबाई, इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ बेस पेयर्स इंडिकेट करेंगे, तो दैट्स अ सिंगल बेस पेयर, ए टी जी सी व्हाटएवर। ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर है, ये चौथा बेस पेयर है। तो अब दो इंपॉर्टेंट फोर्स है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। पहला फोर्स तो यह है कि जो दो चेन है ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर है, यानी कि जो डीएनए का डायमीटर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। क्योंकि ये डीएनए, ये जो दो स्ट्रैंड हैं वो ना तो छोटे कम हो जाए, उनके बीच की गैप कम हो जाए, और ना ही वो फैल जाए। तो इस डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इन दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो फोर्स काम करता है वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फोर्स जो हो गए वो हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, और यू कैन से द फोर्स फॉर्म्स द बेस पेयर्स। तो एक तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से एक चेन फिक्स रहती है, यानी कि डीएनए का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अब दूसरी चीज, अब एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, फिर एक बेस पेयर ये है, फिर एक बेस पेयर ये है। तो एक कारण है ये जो बेस पेयर है इनके बीच का जो गैप है, ये गैप ये भी फिक्स होना चाहिए, यानी कि डीएनए के दो स्ट्रैंड ऐसे ना फैल जाएं या ऐसे सिकुड़ ना जाएं, इस काम के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको फिक्स बनाए रखने के लिए। लेकिन ये जो बेस पेयर है ये ऐसे ना फैल जाएं या एक दूसरे के नजदीक ना आ जाएं, ये भी एक फिक्स डिस्टेंस पर लगे होने चाहिए। जैसे एक बेस पेयर ये है, दूसरा बेस पेयर ये है, तीसरा बेस पेयर ये है, चौथा बेस पेयर ये, तो इनके बीच का गैप भी फिक्स होना है। 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है, आप शायद जानते भी होंगे। तो ये जो स्पेस है दैट स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट, और ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्स है जो इसको स्टेबलाइज बना रखता है। इन बेस पेयर के बीच में यहां पर एक फोर्स काम करता है, यानी कि इन दोनों बेस पेयर्स के जो केमिकल ग्रुप है उन केमिकल ग्रुप को आपस में फिक्स बनाए रखता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं बेस स्टैकिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? बेस स्टैकिंग फोर्स, जो इन बेस को एक के ऊपर एक ढेर बनाए, स्टैक बनाए रखता है। That's called base stacking force. So there are two important forces which are responsible to maintain the constant structure, to maintain the most stable structure of DNA. And these two forces are, one is the hydrogen bonds, which remains, you can say that hydrogen bonds is responsible to maintain the DNA structure, जिसमें दो polynucleotide chains एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और base stacking forces are the second force, which also maintain the nitrogen bases at a fixed position. नाइट्रोजन बेसिस को, यानी कि बेस पेयर्स को एक फिक्स पोजीशन पर बनाए रखते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है भाई। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कोई कंफ्यूजन यहां तक कि किस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई है, कैसे डीएनए के स्ट्रक्चर मेंटेन रहती हैं, ये आ गया पहले, ठीक है ना। चलिए, अब मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में एटी और जीसी ये फिक्स्ड है। फिक्स है मेरा मतलब कि एडेनिन थाइमिन से या थाइमिन एडेनिन से जुड़ा हुआ है, या ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों कि एडेनिन थाइमिन से क्यों जुड़ता है या थाइमिन एडेनिन से क्यों जुड़ता है विद द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या ग्वानिन साइटोसिन से या साइटोसिन ग्वानिन से क्यों जुड़ता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन की जगह थाइमिन से जुड़ जाए, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता? या दो एडेनिन ग्वानिन ही आपस में क्यों नहीं जुड़ जाते, दो साइटोसिन थाइमिन क्यों नहीं जुड़ जाते? मतलब ये क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडीन ही आपस में बॉन्डेड हो गए? तो पॉइंट इज दैट, अब यहां देखिएगा, यू कैन सी दैट इन ए डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल में ऑलवेज प्यूरिन बॉन्डेड विद पिरिमिडीन, हमेशा एक प्यूरिन पिरिमिडीन से, और वाइस वर्सा, या एक पिरिमिडीन प्यूरिन से जुड़ी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो प्यूरिन प्यूरिन जुड़ जाए, दो पिरिमिडीन पिरिमिडीन जुड़ जाए। तो पहला पॉइंट तो ये है इसके लिए। क्यों? पहले इसका मतलब समझाता हूं मैं।
देखिए जरा, आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन की और ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन की, ठीक है। डीएनए का जो डायमीटर है वो फिक्स डायमीटर यहां पर है ना, ये डायमीटर जो है डीएनए का ये फिक्स्ड है। कितना है ये? 20 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए का जो डायमीटर है फिक्स है 20 एंगस्ट्रॉम। वो डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर कब है कि जब ये लुक एट, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यहां शुगर है यहां फॉस्फेट है ऐसे, तो आप देखिएगा ये तो हो गई शुगर फॉस्फेट बैकबोन और ये हो गया नाइट्रोजन बेस। ऐसे ही ये हो गई शुगर फॉस्फेट बैकबोन और ये हो गया नाइट्रोजन बेस। तो ये जो डायमीटर है ये 20 एंगस्ट्रॉम का है ना। अब सपोज करो अगर दो पिरिमिडीन जुड़ जाएं, केवल यही, यानी कि अगर केवल दो पिरिमिडीन आपस में जुड़े तो ये डायमीटर नैरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इतना जो स्पेस बना हुआ है ये स्पेस कम हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर बड़ी है ये छोटी है, तो मिलकर 20 एंगस्ट्रॉम बन गया। लेकिन जब दोनों स्ट्रक्चर पिरिमिडीन हैं तो स्पेस छोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो दोनों प्यूरिन जुड़ जाएं तो 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर एक्सपेंड कर जाएगा। और जैसे ये डायमीटर कम होगा या बढ़ेगा घटेगा, मतलब चेंज होगा, 20 एंगस्ट्रॉम तो कांस्टेंट फॉर्म है। इन दैट केस डीएनए बिकम्स अनस्टेबल। सो टू मेंटेन द डीएनए स्ट्रक्चर स्टेबल इट इज नेसेसरी दैट देयर इज ऑलवेज अ प्यूरिन बॉन्डेड विद द पिरिमिडीन एंड वाइस वर्सा। ये बात समझ में आई कि नहीं आएगी? जो मैंने क्वेश्चन आपसे पॉइंट किया भी कि डीएनए मॉलिक्यूल में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़े, एक पिरिमिडीन प्यूरिन से जुड़े, टू मेंटेन द 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर ऑफ द डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट। उसको बनाए रखने के लिए ताकि डीएनए की स्ट्रक्चर डीनेचर ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, उसको बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती हैं। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? सो दूसरा पॉइंट आई थिंक समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, चलिए ठीक है ये बात कंफर्म हो गई कि भाई प्यूरिन पिरिमिडीन और पिरिमिडीन प्यूरिन से जुड़ता है। दो प्यूरिन और दो पिरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ सकते। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है अगर दोनों प्यूरिन को ही जुड़ना है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एडेनिन ग्वानिन से जुड़ जाए और साइटोसिन थाइमिन से जुड़ जाए? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बस ये है एडेनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ जाए और जो ग्वानिन है वो थाइमिन से जुड़ जाए। भाई ऐसा क्यों होता है कि केवल एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है? भाई एडेनिन अगर साइटोसिन से भी जुड़ेगा तो भी तो प्यूरिन और पिरिमिडीन का कॉम्बिनेशन हो गया, तो भी 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर मेंटेन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही अगर ग्वानिन थाइमिन से जुड़ रहा है ज्यादा देन साइटोसिन तो भी डायमीटर मेंटेन हो जाएगा क्योंकि एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एडेनिन नॉट बॉन्डेड विद साइटोसिन और ग्वानिन नॉट बॉन्डेड विद थाइमिन? ऐसा क्यों होता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से ही जुड़ेगा? ये क्यों होगा इसको समझना है, ठीक है ना। अब इसके पीछे कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड की लोकेशन का। जैसे सपोज करो ये एग्जांपल आपके सामने बना हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये है पिरिमिडीन, मैंने कहा कि भाई ये थाइमिन और ये है एडेनिन, ये प्यूरिन होगी, ठीक है। अब थाइमिन में और एडेनिन में दो लोकेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, है ना। यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स ओके। इसी तरह से अगर मान लीजिएगा मैं कहता हूं कि ये थाइमिन और एडेनिन की बजाय ये ग्वानिन, ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, तो उसमें एक लोकेशन और हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की। ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 लोकेशन हो गई, दैट्स ओके। तो फिक्स है भाई 3 लोकेशन साइटोसिन में है, 3 ही लोकेशन ग्वानिन में है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन सकते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन सकते हैं, मिलकर आपस में जुड़ गए। अगर हम एडेनिन थाइमिन की बात करते हैं तो 2 लोकेशन हाइड्रोजन बनने की, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 लोकेशन में बन गए। लेकिन अगर सपोज करो ऐसा हो जाए कि ये तो साइटोसिन है और यहां ग्वानिन की बजाय ये हो जाए एडेनिन, तो भाई एडेनिन में तो लोकेशन 2 है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, लेकिन साइटोसिन में तो 3 है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये अनबॉन्डेड रह जाएगा, यस और नो? क्योंकि साइटोसिन में 3 लोकेशन है हाइड्रोजन बनने की, जबकि एडेनिन में केवल 2 ही है, ये वाली ये बन गई।
लेकिन ये तीसरा पोर्शन अनबॉन्डेड रह जाएगा। तो इस तीसरे पोर्शन के अनबॉन्डेड रह जाने की वजह से दैट स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल, क्योंकि इट इज अ रिएक्टिव, ये किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है, अनबॉन्डेड एंड बिकम्स रिएक्टिव। और अगर ये रिएक्टिव है और अनबॉन्डेड और रिएक्टिव है, खुला है, तो कहीं भी और बॉन्ड कर सकता है, इन दैट के डीएनए स्ट्रक्चर बिकम टीनेचर, डीएनए की स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगी। ऐसे ही अगर सपोज करो मैं कहता हूं कि भाई साइटोसिन की जगह यहां मान लीजिएगा थाइमिन है, यहां थाइमिन है और यहां ग्वानिन है, तो उल्टा हो जाएगा। ग्वानिन में यहां एक लोकेशन है एक्स्ट्रा और थाइमिन में केवल 2 लोकेशन है हाइड्रोजन बनने की, तो उस केस में ये वाली स्ट्रक्चर अनबॉन्डेड रह जाएगी ग्वानिन में एंड इट बिकम्स रिएक्टिव। सो सिंपल सा पॉइंट, जो हमारे सामने क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा या आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाई इन अ डीएनए मॉलिक्यूल देयर इज ऑलवेज प्यूरीन बॉन्डेड विद द पिरिमिडीन और पिरिमिडीन बॉन्डेड विद द प्यूरीन। ऐसा क्यों नहीं होता कि 2 प्यूरीन और पिरिमिडीन आपस में जुड़ जाएं? इसका आंसर सीधा सीधा है, टू मेंटेन द 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर ऑफ डीएनए देयर इज ऑलवेज a purine bonded with the pyrimidine and vice versa to maintain the DNA, to maintain the diameter of the DNA 20 angstrom fixed। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, ओके ये बात सही होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि देन व्हाई एडेनिन ऑलवेज बॉन्डेड विद द थाइमिन नॉट विद द साइटोसिन, एंड ग्वानिन ऑलवेज बॉन्डेड विद द साइटोसिन नॉट विद द थाइमिन। इसका कारण आपके सामने मैंने भी बताया कि क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन के, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 लोकेशंस है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, सो बोथ द लोकेशंस आर ऑक्यूपाइड एंड फॉर्म द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Guanine and cytosine have the 3 locations for hydrogen bond formation, so they are complex together, आपस में बन जाएंगे। But if adenine को अगर आप cytosine से जोड़ दो, then the problem is that कि cytosine have the 3 locations of hydrogen bond, जबकि adenine have only 2 locations, तो 1 location of the cytosine remains unbonded, and then it becomes reactive, so it makes the DNA unstable। Same इसी तरह से, if thymine bonded with the guanine, then guanine have the 3 locations of hydrogen bond while thymine have only 2, so in that case guanine have a location remains unbonded for hydrogen bond and it becomes reactive। ये बात समझ में आई कि नहीं है जो मैं बोल रहा हूं? so these are the cause, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, समझने की चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। so these are the technical points के why there is always adenine bonded with the thymine and guanine always bonded with the cytosine and vice versa। ओके, सो ये जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया, ये सारा डिस्कशन एक्सप्लेन करता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों है, डीएनए की स्ट्रक्चर के स्टेबल होने के कारण क्या हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर के स्टेबल होने के कारण है उनके बीच में ये इंपॉर्टेंट फोर्सेस काम करना। पहला फोर्स हो गया स्टेबलाइजिंग फोर्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बनना और बेस स्टैकिंग फोर्सेस का बनना। और फिक्स है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो फिक्स बने हैं वो क्यों बने हैं, ए और टी के बीच में हमेशा 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हमेशा प्यूरीन पिरिमिडीन और पिरिमिडीन प्यूरीन से ही बॉन्ड बनता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं विच इज रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। सो डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं। गॉट इट? अब बताइए यहां तक, इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं भी आपको। नोट्स आपके पास सब पहुंच चुके हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले जरा यहां अगर किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं। अप टू दिस पॉइंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट मी। सर, हाउ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फाइंड स्टेबिलिटी? ओके, देखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टेबिलिटी ऐसे कर लेते हैं क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो बहुत ही रेयर है, जैसे कि 5X174 एक वायरस है, ठीक है ना, एक वायरस है। तो वो वहां पर स्टेबल, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। आप देख सकते हैं वायरसेस में लगातार म्यूटेशन होता चला जाता है, और लगातार म्यूटेशन होने का कारण है चाहे उनके अंदर आरएनए हो या डीएनए हो। भाई अगर आप डीएनए भी छोड़ दीजिएगा, आप आरएनए की बात कर लो, आरएनए तो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यस और नो? तो वो कैसे अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखेगा? तो इसीलिए आरएनए आर जनरली नॉन स्टेबल, आरएनए स्टेबल नहीं होते हैं जनरली, वो या तो किसी ना किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए होंगे, अगर वो फ्री हैं तो वो स्टेबल नहीं होंगे और वो कहीं ना कहीं म्यूटेट करेंगे। इसलिए आप जरा सोचो, अभी आगे आपके यहाँ इसी चैप्टर में आगे चीज आएंगी कि 3 तरह के आरएनए ह्यूमन बॉडी में होते हैं, यानी कि हायर एनिमल्स में होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। जो आरआरएनए है और टीआरएनए है
वो हमेशा किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डेड होते हैं। जैसे आरएनए प्रोटीन के साथ बॉन्डेड रहता है तो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन बन जाता है, तो हमेशा बॉन्डेड है, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो बॉन्डेड है किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए वो स्टेबल है। एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसीलिए वो अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन एमआरएनए इसलिए स्टेबल मतलब अनस्टेबल नहीं है क्योंकि वो बनता ही तब है जब उसकी जरूरत होती है, नहीं तो बनता ही नहीं सेल के अंदर। एमआरएनए केवल प्रोटीन सिंथेसिस के समय बनता है, अदरवाइज बनता ही नहीं। इसी तरह से डीएनए की बात है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां मिलता है? कुछ वायरसेस में, जैसे कि 5x174 में मिलता है, समझे? एक यूनिक सा एग्जांपल है 5x174। तो वहां जो आरएनए है वो अनस्टेबल है, ठीक। लेकिन चूंकि वायरसेस होस्ट सेल के बाहर हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर आएंगे और अटैक करना शुरू करेंगे, यस, उस केस में जो उसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो रिएक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल है वो, हम उसको स्टेबल नहीं कर सकते, इसीलिए वो म्यूटेट कर सकता है तेजी से। तो ये बात फैक्ट है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हैं वो जनरली, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जनरली स्टेबल नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते हैं आपको कारण समझ में आ ही गया होगा क्यों नहीं होते हैं। इसीलिए उनके म्यूटेशनल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्त कैन म्यूटेट बहुत एट वेरी अर्ली रेट, वो बहुत तेजी से म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है? क्यों समझ में आई बात, क्या कारण है? तो ये बात आपकी सही है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, दोज आर नॉट सो स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होते हैं। हाँ, वो स्टेबल केवल तभी हो सकते हैं जब वो किसी और स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डेड हो, जैसे कि जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसी न किसी प्रोटीन के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़े रहते हैं, खासतौर पे आरएनपी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें कौन सा आरएनए होता है? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कॉम्प्लेक्स विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन दैट केस दैट आरएनए बिकम्स स्टेबल, क्योंकि वो प्रोटीन के साथ बॉन्ड कर गया, वो फ्री नहीं है, वहां वो स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या इवन डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और फ्री फॉर्म में पड़ा है तो जनरली स्टेबल नहीं होगा, वो म्यूटेट करेगा। और यही कारण है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनमें म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है, ठीक है ना? सो एनी अदर क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? चलो शुरू करते हैं अगला पॉइंट, ठीक है भाई? अब हम पढ़ते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो है, हम कहते हैं, देखिएगा सबसे पहली बात, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स। ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, इट इज राइट हैंडेड हेलिक्स। ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। सबसे पहले, अच्छा एक और चीज, राइट हैंडेड हेलिक्स है और ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर हम यहां डिस्कस करेंगे ये एक्चुअली बीडीएनए है। ये एक्चुअली बीडीएनए है। मैं आपको डिटेल बताऊं, देखिए आज टॉपिक पूरा होगा नहीं, ये थोड़ा सा मैं आज बताऊंगा और इसको फिर कल और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, क्योंकि आज टॉपिक पूरा होगा नहीं, टाइम हो रहा है एक्चुअली क्लास का, मेरी अगली क्लास का टाइम भी है, बीच में ब्रेक हो गया आज, कोई बात नहीं, कल हम इसको एक बार और डिटेल करेंगे। फिलहाल मैं कुछ टॉपिक का भी डिस्कस करता हूँ, फिर कल इसको एक बार फिर से बताऊंगा मैं। देखिएगा, बीडीएनए एक्चुअली जो सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं या ह्यूमन सेल्स या यूकेरियोटिक सेल्स में ज्यादातर 3 तरह के डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है ना? जो डीएनए है जनरली वो 3 तरह के होते हैं, ये आप नाम याद रखें, शायद ना पता हो आपको, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, ठीक है? ये 3 तरह के डीएनए होते हैं। इनमें से जो बी डीएनए है सेल में वो 99.9% डीएनए तो भैया बी डीएनए ही होता है, और 0.1% डीएनए में बाकी दोनों डीएनए आ जाते हैं, ए डीएनए और बी डीएनए। इन तीनों डीएनए में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, इन तीनों डीएनए में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, ठीक? जो हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ते हैं वो बी डीएनए का मॉडल होता है। तो हमें सिर्फ इसके बारे में याद रखना है, बाकी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड आपके सामने आ जाते हैं कि ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ये नाम आ जाते हैं। तो दैट्स अ बी डीएनए। तो हम बी डीएनए की स्ट्रक्चर यहां पर डिस्कस करेंगे। इट्स अ राइट हैंडेड हेलिक्स, ये राइट हैंडेड डायरेक्शन में घूमा हुआ हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का। कैसे शुरुआत हुई? 1947-48 में 2 साइंटिस्ट हुए हैं, फ्रैंकलिन और विल्किंस, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस।
इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए की 3D कंफर्मेशन को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट ऑब्जर्व 3D कंफर्मेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले इन्होंने डीएनए की 3D कंफर्मेशन को ऑब्जर्व किया बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के माध्यम से इन्होंने 3D कंफर्मेशन को डिस्कस किया। ठीक है ना? हेलो, हाँ खुशी, खुशी मैं अभी फोन कर रहा हूं बेटा आपको, मेरी क्लास चल रही है, मैं अभी फोन करता हूं। हाँ जी, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के द्वारा इन्होंने ये डिस्कशन किया, ये बताया कि डीएनए की 3D कंफर्मेशन कैसे है, डीएनए की 3D स्ट्रक्चर कैसे है, वो इस तरह से इन्होंने बताया सबसे पहले। एंड दे आइसोलेट द डीएनए, इन्होंने डीएनए को सेल्स में से आइसोलेट भी किया, उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में निकाला भी। एंड आइसोलेट द डीएनए, आइसोलेट द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है ना? इसके बाद 1952-53 में, अच्छा ये इन्होंने इसको 3D कंफर्मेशन ऑब्जर्व करी और डीएनए को आइसोलेट किया, और इन्होंने बहुत सारे डेटा प्रपोज करे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड कैसे हैं, उनका डायमीटर क्या है, नाइट्रोजन बेस कैसे लगे होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस एक पर्टिकुलर एंगल पर लगे होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, वो सारे डेटा कंसिडर किए फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। अब 1952-53 में क्या हुआ, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन क्रिक है ना, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। कैसे प्रपोज किया? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ऑब्जर्वेशंस। फ्रैंकलिन और विल्किंस की ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, फ्रैंकलिन और विल्किंस की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने, वॉटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। समझ में आई बात? उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ऑब्जर्वेशंस, एंड गॉट द नोबेल प्राइज। और इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, along with Wilkins, along with Franklin. हाँ, समझे आप मेरी बात? नहीं समझे तो ये देखिएगा, ये है वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किंस एंड गॉट द नोबेल प्राइज अलोंग विद फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन के साथ मिलकर उन्हें नोबेल प्राइज मिला तीनों। ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया, ये विल्किंस है नॉट फ्रैंकलिन, अलोंग विद विल्किंस। ये ठीक है भाई। सो इस तरह से इसका बेस आता है, इसका इंट्रोडक्शन आता है। एक लाइन और डिस्कस करनी है भाई आप लोगों को। ये क्वेश्चन है जो लाइन में पूछ रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ जितनी चीजें लिखी हैं ये आपको कंपटीशन के एग्जाम्स में खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस तरह के। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए ये हो गया। इनमें से बी डीएनए हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। बाकी कोई लेफ्ट हैंडेड भी है इनमें से, है ना, कोई जिगजैग पैटर्न पे अलग है, बट बी डीएनए। एक और चीज, जो बी डीएनए की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ये 3D स्ट्रक्चर है, ओके, बट इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे,
द 3D conformation of right-handed helix of BDNA is secondary structure. ध्यान रखेंगे भाई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यह है BDNA की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यू नो दैट। इट्स इंपॉर्टेंट ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको यहां डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी में नहीं लिखी मिलेंगी आपको ये लाइनें, मैंने नोट्स में लिखी रखी हैं और यहां भी लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो डीएनए की जो ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D कन्फर्मेशन है, जो हमें डिटेल में पढ़नी है, उसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना है, ये उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है कि कैसे इसके बारे में डिस्कवरी हुई। सबसे पहले फ्रैंकलिन और मिलिटस ने डीएनए की 3D कन्फर्मेशन को ऑब्जर्व किया, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के द्वारा ऑब्जर्व किया, डीएनए को आइसोलेट किया, उसकी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करी, 3D कन्फर्मेशन। फिर वाटसन क्रिक ने उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक प्रॉपर मॉडल तैयार किया, उसके पॉइंट्स दिए जो मैंने नोट्स में भी भेजे हैं आपको, और उन्होंने तब डीएनए का राइट हैंडेड डबल हेलिकल मॉडल, जिसे बीडीएनए मॉडल बोलते हैं, वो प्रपोज किया, एंड दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो ये जो टॉपिक है, ये आज मैं यहीं पर आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है अगला 11:30 से, और इतना आपको मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आज मैंने जो बेसिक डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा क्लास बीच में डिस्टर्ब हुई, बट दैट्स ओके, ठीक। कल ये टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको क्वेश्चन भी, जो सब नोट्स और वीडियो सब भेज दिए, तो अब कोई वीडियो की आज जरूरत नहीं है। कल हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। कल मैं डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, और कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। हालांकि वो क्वेश्चन मैंने देखिएगा आपके नोट्स में भेज भी दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट्स पढ़ें, वीडियो लेक्चर देखें, और कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। इस बीच कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम आएगी तो कल मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजना, क्लास में ही भेज देना, मैं यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। तो कल मैं आपको डबल हेलिकल मॉडल बंद करूँगा और डिस्कस करूँगा।